Assalamu alaikum girls. Today we are going to start our lecture number 5, second year biology, and it is all about excretion in animals. So today's lecture points, we will discuss what is excretion, excretory products in animals, and then production of nitrogenous waste, urea cycle, nature of excretory product in relation to animals' habitat. Then we will discuss types of animal on the basis of excretory product, and then we will go through some questions. This is the screenshot of page number 6 to 8. We will discuss these pages in the next slides. So we will again discuss the definition of excretion. What is excretion? It is basically the removal of waste metabolites, especially nitrogenous waste from the body. जैसे हमने प्लांट्स में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था, इसी तरह अब हम एनिमल में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एक्सक्रीशन में मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजनस वेस्ट ही होंगे, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल हैं, या वो चाहे ह्यूमन बीइंग हैं. तो बेसिकली एक्सक्रीशन का मकसद ही नाइट्रोजनस वेस्ट की रिमूवल होता है बॉडी से. इसके अलावा भी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वाटर भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है, सॉल्ट भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है. लेकिन एक्सक्रीशन का नाम ही, या हम ये कह सकते हैं एक्सक्रीशन का पर्पस ही बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट की रिमूवल होता है. एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन एनिमल, अगर हम डेफिनेशन देखें एक्सक्रीशन की, तो नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा भी हम वाटर और सॉल्ट को भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कह सकते हैं. लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में, वो हम देख लेते हैं. वाटर में बी कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोऑस्मोटिक और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. जैसे कि आपको याद होगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट. तो अगर वाटर को प्लांट एनिमल की बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है और वो भी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वाटर को एक्टिवली, मतलब विद द यूज़ ऑफ फोर्स और विद द यूज़ ऑफ एटीपी बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वाटर डिफ्यूज़ नहीं करेगा. वाटर को विद द यूज़ ऑफ फोर्स बाहर निकाला जाएगा एनिमल की बॉडी से. तो ऐसी सूरत हाल में हम ये कहेंगे कि वाटर बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है एनिमल का. सिमिलरली सेम इज़ द केस, salt may be considered as excretory product if it is being removed in hypertonic environment. जैसे अगर एनिमल की बॉडी से सॉल्ट को विद द यूज़ ऑफ फोर्स बाहर निकाला जा रहा है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, तो तब हम ये कहेंगे कि सॉल्ट एक वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उस एनिमल का. हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट है? जिसके अंदर पहले ही सॉल्ट ज़्यादा है. ठीक है, इससे आप एग्जांपल ले सकते हैं. मेरीन एनवायरनमेंट में जो फिशेस रहती हैं वो अपने अंदर से सॉल्ट को एक्टिवली बाहर निकालती हैं, क्योंकि पहले ही सॉल्ट की अमाउंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है. फिर भी बॉडी के अंदर से सॉल्ट को विद यूज़ ऑफ एटीपी बाहर निकाला जाता है, और हम ये कहते हैं कि सॉल्ट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है. तो इससे हम क्या मतलब ले सकते हैं कि वाटर भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो सकता है अगर उसे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में निकाला जाए, और सॉल्ट भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो सकता है उस वक्त जब हम उसे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में बाहर निकालेंगे. लेकिन अगर देखा जाए, नाइट्रोजनस वेस्ट ही एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं. सो नाउ कम टूवर्ड्स द हाई नाइट्रोजनस वेस्ट आर प्रोड्यूस. किस तरह नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर एनिमल की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. जैसा कि आपको मालूम है, नाइट्रोजनस वेस्ट आते कहाँ से हैं. एनिमल की बॉडी न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन सब से मिलकर बनी है, और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये नाइट्रोजन के कंपाउंड से मिलकर बने हैं. अगर हम प्रोटीन को देखें तो वो अमीनो एसिड का पॉलीसेकेराइड है. ठीक है, और अगर हम न्यूक्लिक एसिड को देखें तो वो नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीसेकेराइड है. तो इनकी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है तो इनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, और जब ब्रेकडाउन होगी तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से और न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड्स, या हम ये कहेंगे अमीनो ग्रुप जो है वो रिलीज़ होगा. अमीनो ग्रुप को
ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे मॉलिक्यूल को, ताकि न्यू अमीनो एसिड रीसिंथेसाइज हो जाएं, दोबारा से रीसाइकल हो जाएं। लेकिन अगर वो अमीनो ग्रुप रीयूजिंग में या रीसाइकलिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे तो उनका बॉडी से इखराज ज़रूरी होता है, और इस इखराज के लिए उनको पानी में हल किया जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की तरफ हम आ जाते हैं। ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड। डिपेंड करता है ऑर्गेनिज़म कौन से हैबिटेट में रह रहा है, उसी के मुताबिक उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा। लेकिन ज़्यादातर हर एनिमल की बॉडी में, चाहे वो जिस भी हैबिटेट में रह रहा हो, एक्सेस नाइट्रोजन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। वो हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज़म में कौन सी फॉर्म ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लोअर क्वांटिटीज़ पर। नाइट्रोजन अगर एक्सक्रीट आउट होती है, लेकिन लोअर क्वांटिटीज़ में नाइट्रोजन हमें नज़र आएगी क्रिएटिन की फॉर्म में, क्रिएटिनिन की फॉर्म में और ट्राईमेथाइलमीन ऑक्साइड की फॉर्म में भी नज़र आएगी। उसके बाद हमें वेरी लो क्वांटिटीज़ नाइट्रोजन की नज़र आती हैं अमीनो एसिड्स, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। कि अगर आपको याद हो, प्यूरिन्स डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस हैं, पिरिमिडिन सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस हैं। और अगर इन दोनों बेसेस का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हाइपोजेंथीन, जेंथीन और एलेंटॉइन है। हाइपोजेंथीन और जेंथीन ये वो प्रोडक्ट हैं कि अगर जिनको यूज़ किया जाता है फूड टेस्टिंग में, अगर ये मीट में इनकी अमाउंट थोड़ी सी भी अगर मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मीट जो है वो कंजप्शन के काबिल नहीं है। एलेंटॉइन बेसिकली हेल्प्स टू हील वुंड्स एंड स्किन इरिटेशन एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ हेल्दी टिश्यूज़। तो ये भी बाकायदा प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है और हीलिंग के लिए, स्किन इरिटेशन के लिए एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ हेल्दी टिश्यूज़। अब हम आ जाते हैं यूरिया साइकिल पर। बेसिकली यूरिया साइकिल लिवर में हो रहा होता है। एनिमल की बॉडी में लिवर एक ऑर्गन है, उसके अंदर यूरिया साइकिल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया इज़ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स। सो हम ये देखेंगे कि यूरिया बनता कैसे है। 2 molecules of ammonia and 1 carbon dioxide is required to produce यूरिया। यहाँ पर आपको एक यूरिया साइकिल नज़र आ रहा होगा और ऊपर ही साथ में आपको यूरिया का फार्मूला नज़र आ रहा होगा जिसमें 2 अमीनो ग्रुप हैं। तो बेसिकली ये 2 अमीनो ग्रुप 2 अमोनिया से लाए जाते हैं, इसलिए 2 अमोनिया इन्वॉल्व हैं और 1 कार्बन डाइऑक्साइड। साइकिल में आपको एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा, ऑर्निथीन। अमोनिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ऑर्निथीन के साथ सिट्रुलिन बनाता है। जब सिट्रुलिन ने आर्जिनिनोसक्सिनेट बनाना है, लेकिन उस वक्त सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आएगा क्योंकि दूसरा अमीनो ग्रुप भी ऐड करना है। आर्जिनिनोसक्सिनेट टूटकर आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है और आर्जिनेज की प्रेजेंस में, आर्जिनेज एक एंजाइम है, आर्जिनेज आर्जिनिन को तोड़ेगा और दोबारा से ऑर्निथीन जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो बना देगा और साथ में यूरिया बना देगा। तो इस तरह ये यूरिया साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। 3 जो डिफरेंट काइंड के मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में बनते हैं हम ये देखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको एक फ्लो शीट डायग्राम नज़र आ रही है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन के बाद अमीनो एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस रिस्पेक्टिवली बन रही हैं और अमीनो ग्रुप दोनों से आखिर में निकल रहा है। अमीनो ग्रुप ने 3 ऑर्गेनिज़म जो डिफरेंट टाइप के हैं, उनकी हैबिटेट डिफरेंट है, उनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स दिखाए हुए हैं। बेसिकली ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसमें 3 कैटेगरीज़ में ये 3 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट देखने में आते हैं। अगर हम बात करें अमोनिया की तो वो ज़्यादातर जिस कैटेगरी में बन रहा है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एक्वेटिक फ़िशेज़ की एग्जांपल दी गई है। बेसिकली एक्वेटिक फ़िशेज़ जो हैं उनके
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अफोर्डेबल उनके लिए अमोनिया को अपनी बॉडी से निकालना अफोर्डेबल है, क्योंकि उनके पास वाटर इतना है कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके टॉक्सिक अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके। दूसरी कैटेगरी में हमें नज़र आ रहा है मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स, सम बोनी फिशेस। इनके अंदर अमीनो ग्रुप जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है। यूरिया अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक है, क्योंकि जो मैमल्स, एम्फीबियंस वगैरह की कॉमन ऑब्जर्वेशन भी होगी कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर मॉडरेट अवेलेबिलिटी होती है वाटर की, बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक्वेटिक फ़िशेज़ की बात करें, तो इसलिए उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी एक्वेटिक इन्वायरमेंट की निस्बत कम होती है, तो इसलिए वो मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया है उसको थोड़ा लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। उसके बाद आपको लास्ट कैटेगरी नज़र आ रही है जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट, मैनी रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स लिखा हुआ है और उसका रिप्रेजेंटेटिव एक बर्ड बनाया हुआ है। बेसिकली गर्ल्स ये कैटेगरी में वो तमाम ऑर्गेनिज़म है जो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो बहुत जहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज होती है वाटर की, इस वजह से उनके लिए सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड चाहिए होता है। यूरिक एसिड बेसिकली अमीनो ग्रुप से ही यूरिक एसिड की कन्वर्जन की जाती है, क्योंकि ना तो वो यूरिया अफोर्ड कर सकते हैं ना वो अमोनिया, उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ही बहुत कम है। इस वजह से वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और फिर एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, ताकि उनको वाटर भी कम से कम यूज़ करना पड़े फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड। अब हम आ जाते हैं यूरिया साइकिल पर। बेसिकली यूरिया साइकिल लिवर में हो रहा होता है। एनिमल की बॉडी में लिवर एक ऑर्गन है, उसके अंदर यूरिया साइकिल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया इज़ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स। सो हम ये देखेंगे कि यूरिया बनता कैसे है। 2 molecules of ammonia and 1 carbon dioxide is required to produce यूरिया। यहाँ पर आपको एक यूरिया साइकिल नज़र आ रहा होगा और ऊपर ही साथ में आपको यूरिया का फार्मूला नज़र आ रहा होगा जिसमें 2 अमीनो ग्रुप हैं। तो बेसिकली ये 2 अमीनो ग्रुप 2 अमोनिया से लाए जाते हैं, इसलिए 2 अमोनिया इन्वॉल्व हैं और 1 कार्बन डाइऑक्साइड। साइकिल में आपको एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा, ऑर्निथीन। अमोनिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ऑर्निथीन के साथ सिट्रुलिन बनाता है। जब सिट्रुलिन ने आर्जिनिनोसक्सिनेट बनाना है, लेकिन उस वक्त सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आएगा क्योंकि दूसरा अमीनो ग्रुप भी ऐड करना है। आर्जिनिनोसक्सिनेट टूटकर आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है और आर्जिनेज की प्रेजेंस में, आर्जिनेज एक एंजाइम है, आर्जिनेज आर्जिनिन को तोड़ेगा और दोबारा से ऑर्निथीन जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो बना देगा और साथ में यूरिया बना देगा। तो इस तरह ये यूरिया साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट बताया जा रहा है। 3 हैबिटेट हैं डिफरेंट काइंड की। पहली जो है जिसमें लार्ज अवेलेबिलिटी है वाटर की, उसको हाइपोटोनिक हम इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जैसे कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, तो उसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट बनता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनता है, वो अमोनिया है, क्योंकि 500 ml वाटर रिक्वायर्ड है टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं वो उनको 500 ml वाटर की ज़रूरत होगी जब वो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो इस तरह जैसे कि उनकी हैबिटेट है वैसा ही उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है। फिर हम आ जाते हैं मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वो तमाम ऑर्गेनिज़म जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर वाटर की मॉडरेट अवेलेबिलिटी है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो वहाँ पर वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे एंड विच इज़ यूरिया, एंड एज इट नीड्स ओनली 50 ml ऑफ वाटर टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो उन्हें एक्वेटिक इन्वायरमेंट की निस्बत 500 ml के बजाय 50 ml रिक्वायर्ड है टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। दैन हम लास्ट में आ जाते हैं लीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये वो इन्वायरमेंट है जैसे कि एयर हो गया, इंसेक्ट्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह, लैंड स्नेल्स, ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो उन्होंने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को सबसे कम टॉक्सिक बनाना है, उनके अंदर ऐसी एडेप्टेशन है, ऐसे ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो
कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को सबसे लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस में, विच इज़ यूरिक एसिड, एज यूरिक एसिड नीड्स ओनली 1 ml टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से रिमूव करने के लिए सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को 1 ml रिक्वायर्ड होता है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, ये बहुत आसान डेफिनेशंस हैं और आपको याद भी होनी चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वो तमाम एनिमल जो अमोनिया खारिज करेंगे अपनी बॉडी से अमोनोटैलिक कहलाएंगे, जैसे कि फ्रेश वाटर फिश। यूरियोटैलिक वो तमाम एनिमल्स जो एक्सक्रीट करेंगे यूरिया को अपनी बॉडी से, तो वो यूरियोटैलिक कहलाएंगे, जैसे एम्फीबियन या मैमल्स हो गए। यूरिकोटैलिक में वो तमाम एनिमल्स आ जाएंगे जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को खारिज करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। So now the question arises, what would happen if nitrogenous wastes are not removed? क्या हो सकता है अगर नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव ना हो? तो इससे कन्वर्जन्स हो सकती हैं। कन्वर्जन्स क्या होते हैं? जैसे दौरे पड़ना। क्या है कन्वर्जन? बेसिकली सडन वायलेंट इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी कॉज बाय इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जिस पे कंट्रोल नहीं होता बॉडी का, जो गैर इरादी तौर पर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मिर्गी में होती है। सेम इज़ द केस विद दिस। सेकेंड इज़ कोमा। कोमा क्या है? स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस, ज़्यादा अरसे तक बेहोशी की सूरत में रहना कोमा कहलाता है, और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा सीवियर केसेस में नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव ना हो, तो इस केस में बॉडी की डेथ भी हो सकती है। Here I have mentioned some short questions which you need to know. So first is, what are the products in which nitrogen is excreted from the body of plant? अगर पेपर में आ जाता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन, तो आपने इसका आंसर इन्हीं स्लाइड्स में से बेशक फाइंड आउट करना है। कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन एक्सक्रीट होती है। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हमने पढ़ लिया है। सेकेंड इज़, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। आपने मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक पढ़े हैं, आप ये उसमें आंसर मेंशन कर सकते हैं। ड्रॉ यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। हाउ डज़ वाटर अवेलेबिलिटी चेंजेस द नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। आप इसमें नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट का जो स्लाइड मैंने मेंशन किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अपनी बुक से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Okay students, thank you so much for your listening. Allah Hafiz.